नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और ये प्रोग्राम आपका पसंदीदा अभ्यास। आज का कार्यक्रम विशेष है। कार्यक्रम इसलिए विशेष है क्योंकि आज अभ्यास की टीम आई है महाराष्ट्र पुणे यूनिवर्सिटी और हमारी आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर श्रुति तांबे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी। और साथ में वो डायरेक्टर भी हैं यूरोकल्चर, सावित्रीबाई पुणे यूनिवर्सिटी की। और आज का विषय चूंकि सोशियोलॉजी है तो आपके भेजे सवाल हमारे समक्ष है। सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे स्टूडियो में। और कार्यक्रम का आगाज जैसा कि हम हर एपिसोड में करते हैं, आज भी एक्सप्लेनर सेगमेंट से होगा, जिसे सुना रहे हैं घनश्याम। G20 की भारत की अध्यक्षता। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली। भारत की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। वैश्विक अंतर संबंध को रेखांकित करता है और भारत गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये इंगित करता है कि भारत वैश्विक अंतर संबद्धता को मजबूत करने की कोशिश करेगा, इस जुड़ाव की खूबियों पर निर्माण करेगा और किसी भी परिणामी चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन समाधान खोजेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, विश्वव्यापी व्यापार का 75% से ज्यादा और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत पूरे भारत में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले वर्ष आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली सर्वोच्च प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में से एक होगा। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के लिए कई प्राथमिकताओं की पहचान की है: समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वाणिज्य, कौशल मानचित्रण और सांस्कृतिक और पर्यटन में तकनीक सक्षम विकास, जलवायु, वित्त पोषण, परिपत्र अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरा हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह मानव पूंजी के निर्माण और काम के भविष्य से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नए G20 अध्यक्ष के रूप में भारत को महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बहाल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विरासत में मिली है। भारत G20 प्रेसिडेंसी के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और एशियाई विकास बैंक के रूप में आमंत्रित करेगा। अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम स्टूडियो में। धन्यवाद। और जैसा कि हम हर कार्यक्रम में करते हैं कि हमारे पास सवालों की एक फहरिस्त होती है, एक लिस्ट होती है। तो मैं जो सबसे पहला सवाल आपके समक्ष लाने वाली हूँ वो है, मैं दीपिका शर्मा हूँ और मेरा एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? भविष्य के लिए समाजशास्त्र, विश्व और श्रम के लिए समाजशास्त्र। ये तो बहुत बड़ी फेरिस्त की शुरुआत ही एक लंबे चौड़े से सवाल से आपने कर दी है। जी जी। वैसे तो पहले ही मैं एक बात विनीता जी आपको बता दूं कि मेरी मातृभाषा पितृभाषा मराठी है जी। हिंदी तो मैं बोल लेती हूँ हाँ। लेकिन अगर कोई गलती हो तो आपसे और हमारे सारे आकाशवाणी के श्रोताओं से मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है कि माफ करिएगा, क्योंकि आप तो जानती है तू, तुम और आप हर प्रदेश में अलग तरीके से बोला जाता है और मराठी का व्याकरण कुछ और है और हिंदी का और। तो पहले ही मैं आपको बोल दूंगी कि अगर बोलने के सिलसिले में कुछ ऊपर नीचे हो जाए हिंदी की लेवल पे तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। श्रुति मैम, इट्स अ प्लेजर कि आपने इतना वक्त दिया हमें और हमारी टीम यहाँ
पुणे में आपसे बातें कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहला सवाल हमने आपसे पूछा था, हमें उम्मीद है कि उसका बिल्कुल। देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो दुनिया की सारी परतें और हमारे सामाजिक जीवन के सारे पहलू एक साथ समेटे हुए अपना एक विश्लेषण का परिप्रेक्ष्य रखता है। तो जब हम वैश्वीकरण की बात, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो मैं तो एक बड़ी मजेदार बात पहले आपको बताऊंगी कि हमें ऐसे लगता है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की जो पूरी डिस्कशन है वो कहीं 1990 से आगे ही शुरू हो गई और ये कहीं 30 साल पुराना एक नया सा दौर हमारी जिंदगियों में आया है। लेकिन एक समाजशास्त्री है बहुत ही प्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठित, और वो योरान थर्बॉन, स्वीडिश समाजशास्त्री, और वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण की अलग अलग कालों में अलग अलग तरह से एक, जैसे आप कहते हो लहर, तो वो लहर आती रहती है। तो जैसे जब क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैलती गई, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन था। फिर इस्लाम और बुद्धिज्म सारी दुनिया में पहुंच गया, वो भी वैश्वीकरण था। और आज के जमाने में जिस तरह का व्यापारवाद, बाजार की एक पूरी अहमियत हमारी जिंदगी में होना, ये एक नई लहर है। इसमें 2-3 तरह की चीजें आज हो रही हैं। एक तो हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जैसे सिमट गई है, इंटीग्रेट हो गई है, जैसे कि हम एक इकोनॉमी में जी रहे हो। तो न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो बंबई में भी डर का माहौल तुरंत हो जाता है, उसमें कोई बिल्कुल काल का अंतराय हो नहीं पाता। उसी तरह से आज ग्लोबलाइजेशन का और एक जो पहलू है वो है हमारी सबकी मूल्य व्यवस्थाएं और हमारे सोचने के ढंग, खाने पीने के तरीके और पहनने ओढ़ने के तरीके भी वैश्वीकरण के इस दौर में पश्चिमी सभ्यता के अनुसार एक परिचित दिशा में जाने के लिए बिल्कुल जैसे लोग आतुर बैठे हुए हो, इस तरह से एक माहौल है। सो आज का वैश्वीकरण ये सामाजिक है। अर्थशास्त्री तो उसके बारे में बहुत कुछ बताते ही हैं, लेकिन जब आर्थिक रचनाएं बदलती हैं तो उसका हमारे किचन में, हमारे बेडरूम में, हमारे बच्चे की परवरिश में जिस तरह का एक बहुत गहरा संबंध आता है वो समाजशास्त्र दिखाता है। और इसमें बस एक छोटी चीज मैं आपको इसलिए बताऊंगी कि जिस तरह से पिज्जा आज एक ग्लोबल फूड हो गया है और हाउस होल्ड फूड, आप यूरोप में जाइए, आप चाइना में जाइए, आप जापान में जाइए, आप वो पाओगे। तो वैश्वीकरण का ये सबसे एक साधारण मैं कहूंगी उदाहरण हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आज जिस तरह से लड़के लड़कियां खुद की अस्मिताओं को देख रहे हैं, खुद की आकांक्षाएं परख रहे हैं, उसमें भी वैश्वीकरण की झलक हमें दिखती है। निश्चित। आपका दूसरा छोटा सवाल मैं लूंगी कि सोशियोलॉजी के नए दायरे और नए क्षितिज क्या है, और उसमें 2 प्रमुख क्षितिज आपने यहाँ अभी उदाहरण के तौर पे रखे हैं मेरे सामने। मानव का भविष्य क्या होगा, ये सोचने के लिए ना ही सिर्फ हमें किसी ज्योतिष की जरूरत है, लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार प्राककथन करना, भविष्य का अनुमान लगाना, ये समाजशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रह चुका है। और इसलिए फ्यूचर क्या होगा, एक तो बायोलॉजिकल लेवल पे भी आप अगर देखो तो जिस तरह से अब जेनेटिक्स की रिसर्च आगे जा रही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जिस तरह से नए नए अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो मानव का सामाजिक आयुष्य ये पहले जैसा था वैसा तो रहेगा नहीं। और फिर ये तो तय है कि उसके सारे पहलू, फिर जैसे आपकी जो निजी जिंदगी है, आपकी धर्म व्यवस्था है, आपकी जो एकदम परिवार और वहां के सारे मूल्य और रहन सहन है, वो भी बदलेगी। सो एक शाखा ये है जो मानती है कि तकनीकी व्यवस्था में मानव का सामाजिक आयुष्य पूरा बंधा जाएगा, और दूसरी शाखा ये मानती है, दूसरा एक प्रतिपादन ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे दौर आए, सालों साल नहीं सदियां गुजर गई, लेकिन मानव ने हमेशा कुछ नया सोचा है और नई जीने की तरतीब सोच के आगे चलता गया है। तो मानव तकनीकी को हावी नहीं होने देगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, और ये सवाल है, मेरा नाम बलविंदर है और मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा सवाल एक्सपर्ट से है, क्या भारत में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है?
जॉइंट फैमिली की जो परिभाषा की गई ब्रिटिश काल में वो ही थोड़ी कुछ आर्टिफिशियल थी। जैसे आप अगर महाभारत की सोचो और श्री कृष्ण और यादव वंश और द्वारका सोचो या मथुरा सोचो, तो जो बहुत ही अमीर परिवार थे उनके लिए ही जॉइंट फैमिली में रहना संभव था। अच्छा। लेकिन भारत का जिस तरह का टोपोग्राफी, क्लाइमेट, इकोलॉजी रही है, ज्योग्राफी जिस तरह की यहाँ है, तो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली वॉज द रूल and joint family was a luxury. Okay. Only a few could afford to live like that. Especially those who owned lands, that too big plots of land. जो जमींदार हम लोग कहते थे पहले, जो बड़े बड़े एकदम जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है, फाइनेंशियली आपको बहुत साउंड होना होता था। एक बहुत सारे रिसोर्सेस उसमें जाते हैं। जी जी। एक जॉइंट फैमिली का होना यही एक सिम्टम है कि आप बहुत ही प्रॉस्पेरिटी में जी रहे हो। लेकिन बाकायदा हम हमेशा जानते हैं कि हर पीरियड में इतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी में तो सिर्फ माइनॉरिटी रहती है, आम जनता तो वैसे ही बहुत सीधी सादी जिंदगी जीती है। तो हमारे यहाँ एक परिभाषा हमने याद करनी चाहिए। इन इंडिया वी ऑलवेज हैड फंक्शनल जॉइंट फैमिलीज, दो स्ट्रक्चरली मेजॉरिटी वॉज इन न्यूक्लियर फैमिलीज। इसका मतलब है कि भाई शादी होने के बाद नजदीक नजदीक के घरों में बस जाते थे जी। लेकिन त्योहार, तीज त्योहार हो, कोई व्रत हो या कोई दुख की बात हो, मौत हो या कोई अच्छी बात हो, तब सारे इकट्ठा हो जाते थे। शादी ब्याह का मामला है तो सारे इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन हर रोज की जो जिंदगी है वो हमेशा यहाँ के मिलियंस के लिए जॉइंट फैमिली थी, ये तो सच नहीं है। लेकिन नजदीक रहना और जुड़े हुए रहना, इस मायने से हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि आज के वैश्वीकरण के दौर में जिस तरह का माइग्रेशन हो रहा है, गरीबों का भी माइग्रेशन है और अपर क्लास का भी माइग्रेशन है, उससे डेफिनेटली द जॉइंट फैमिली इज डिसइंटीग्रेटिंग। मे इट बी फंक्शनल जॉइंट फैमिली, मे इट बी स्ट्रक्चरल जॉइंट फैमिली। स्ट्रक्चरल जॉइंट फैमिली एक ही छत के नीचे रहना और एक ही चूल्हे पे सुबह शाम खाना पकाना, और फंक्शनल माने आपके चूल्हे नजदीक नजदीक के घरों में हो, लेकिन शादी ब्याह, तीज त्योहार और सुख दुख में आप बिल्कुल एक साथ खड़े हो। तो ये दोनों मायनों में आज भारत में फैमिली उस तरह से नहीं रही। लेकिन डिसइंटीग्रेशन मैं नहीं मानती, क्योंकि कोरोना के टाइम में हमने देखा है, मैं जानती हूँ दिल्ली के ऐसे बहुत सारे परिवार, एक बेटा न्यूयॉर्क में है, एक बेटी तमिलनाडु में अपने पति के साथ है, कोई बच्चे पढ़ाई के लिए पूना में है, कोई कहीं है, और जूम मीटिंग पर दादाजी सबके साथ मिल रहे हैं हर शनिवार शाम। तो मेरे ख्याल में अगेन आई वुड से द सेम थिंग, सोशोलॉजिकली स्पीकिंग, साथ रहना, दुख सुख बांटना, ये जो मानवीयता है वो तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। शायद चूल्हा एक चेन्नई में होगा, एक दिल्ली में होगा और एक देहात में होगा, लेकिन मन से तो भारतीय जो भी परंपराएं हैं उसके हिसाब से हम लोग जुड़े हुए ही रहेंगे। और अगला सवाल। मेरा नाम निधि आर्या है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम संस्कृति को कैसे परिभाषित करते हैं। मैं सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्षा हूँ जी, और ये विभाग हमारा स्थापित किया था डॉक्टर इरावती कर्वे जी ने, जो भारत की जानी मानी मानव शास्त्रज्ञ है और हम पढ़ते भी हैं उनके बारे में। तो इरावती जी बोलती है कि संस्कृति को कैसे देखें। संस्कृति यानी हमारे हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी जीने के तौर तरीके, तकनीक, चूल्हा और हमारे व्हील्स, ये सब, और उसके साथ उनकी बहुत अच्छा मराठी एक्सप्रेशन मैं आपको बोलूंगी, वो कहती है मनोमय रीत, यानी कि मन ही मन में जो मूल्य, आदर्श और व्यवस्थाएं हमारे सामाजिक जीवन की हम नींव रखने के लिए रचते हैं, वो है संस्कृति। तो संस्कृति के मायने ना ही सिर्फ हमारी मटीरियल जिंदगी और उसके तौर तरीके हैं, और ना ही सिर्फ हमारे आदर्श मूल्य, हमारे भगवान और हमारे राक्षस हैं। ये दोनों मिला के हमारी मटीरियल लाइफ और हमारी नॉन मटीरियल लाइफ, और इसके साथ हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, ये तीनों चीजें मिला के संस्कृति बनती है। और अगर ये परिभाषा इरावती जी की हम ले,
तो आप ये पाओगे कि कभी कभी हमारी डेली लाइफ में सहज कलोकियल लैंग्वेज में लोग कहते हैं ये सुसंस्कृत है और ये असंस्कारी है या कुसंस्कारी है और संस्कारी है, लेकिन ये गलत है। शास्त्रीय परिभाषा में मैं बताऊंगी, जैसे इरावती जी बताती हैं, हर समाज, चाहे वो छोटा आदिवासी समाज हो, चाहे दूर दराज के देहात में बसा एक एकदम छोटा सा ग्राम हो, या तो एकदम किसी मेगालोपोलिस में मल्टी स्टोरी गेटेड कम्युनिटी के अपार्टमेंट में रहने वाले कोई लोग हों, हर समाज में संस्कृति होती ही है। इतना ही नहीं, अगर संस्कृति नहीं है तो मानवीय जिंदगी भी नहीं है। मानव जीवित है, एक दूसरे के साथ रह रहा है, तो संस्कृति है ही। संस्कृति काल के अनुसार और स्थल के अनुसार बदलती रहती है, और इसलिए सारे समाज संस्कारी और संस्कृति के साथ जीने वाले ही होते हैं। श्रुति मैम, हमारे पास सवाल हैं और भी, लेकिन हम चाहेंगे कि इस पर एक छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लें। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों के गीत की शौकीन आप हैं, बिल्कुल। तो एक गाना आपकी पसंद का हम चाहेंगे हमारे श्रोता सुने। वो एक पुराना गाना है, हमारे स्वतंत्र संग्राम के बाद जब हम एक नई जिंदगी, छोड़ो कल की बातें। तो आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गाना, और मुझे लगता है इसका पिक्चराइजेशन भी इतना अच्छा था कि मनस पटल पे रह जाता है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में, और हम ये भी बता दें कि हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट है डॉक्टर श्रुति तांबे, वो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है समाजशास्त्र की, और आज आपके सवालों के ऐसे इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ख्याल है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जिस तरीके से आप बता रही हैं, उनके लिए ये रजिस्टर करना बड़ा इजी होगा। तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं, बिल्कुल इस वक्त जो ट्यून इन करके सुन रहे हैं, अगर वो इस कार्यक्रम में कुछ तब्दीली चाहते हैं तो 9289094044 पर व्हाट्सएप करें, अपने ओपिनियन दें, और साथ ही उनके पास जो सवाल हैं वो हम तक पहुंचाएं। तो हम सवालों की ओर फिर रुख करते हैं। हमारा अगला सवाल है। मेरा नाम पूजा ठाकुर है और मैं झज्जर हरियाणा से बोल रही हूँ। कृपया हमें समाजीकरण के एजेंट के बारे में बताएं। Well, the agents of socialization are many, and as we know, typically in sociology, we teach the students, it starts with family, very near and dear relatives, then our neighbors, then our school is another agency of socialization, and then of course the wider society through its various structures. Okay. That's how we are socialized. But I would highlight one agency now in 21st century, which is media. And I think AIR itself is one of the modes, therefore, of agents of socializations. जिस तरह से आप अभ्यास कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को ये बता रहे हो कि समाजशास्त्र क्या है और इसकी पढ़ाई क्या लाएगी उनकी जिंदगी में, ये भी एक तरह से सामाजिकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो मीडिया इज वन ऑफ द लेटेस्ट वंस व्हिच इज नाउ सो इम्पोर्टेंट एंड सो ऑल परवेसिव। मुझे लगता है कि बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सोशल मीडिया चलता ही रहता है, और ये आज के जमाने में सोशलाइजेशन अलग अलग तरीकों से कर रहा है। तो हमारे पास और कुछ सवाल हैं। विकास प्रशासन के लिए समाजशास्त्र क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? मुरारी लाल, जयपुर से।
समाज शास्त्र सामाजिक जीवन जीने का एक अच्छा तरीका हमें बताता है, और सामाजिक जीवन अच्छे तरीके से, संतुलित तरीके से जिए तो एक समाज विकास की ओर किस तरह से बढ़ पाएगा, इसका एक हमें ब्यौरा भी देता है। एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा अधिकारी बन सकता है। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, whether you know your society, whether you understand what is the history of that society and what could be the planned future for the well-being of everyone in that society. और अगर ये सारे मुद्दे आप ध्यान में रखोगे तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सोशियोलॉजी का होना कितना अहमियत रखता है ये आप जान पाओगे। सो विनीता जी, आज के इस प्रोग्राम के जरिए मैं सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि मैक्स वेबर जैसे यूरोपियन जो थिंकर थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे जो काम किया उसमें बार बार ये उन्होंने हमें बताया कि ब्यूरोक्रेसी इज द नीड ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। मॉडर्न सोसाइटी इतनी व्यामिश्र है, उसमें इतनी कठिनाइयां और इतने तरह के लोग और इतनी समस्याएं हैं कि वो सुलझाने के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से ही सोचना पड़ता है। सो साइंटिफिक प्लानिंग, साइंटिफिक एग्जीक्यूशन, पॉलिसी प्लानिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की एक मानो फौज चाहिए, और वो फौज होती है ब्यूरोक्रेसी। लेकिन अगर ये ब्यूरोक्रेसी वेल मोटिवेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल स्टडीड नहीं है तो उस समाज में उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से होगा नहीं। गुड गवर्नेंस के इश्यूज हमेशा रहेंगे, और इसीलिए सोशियोलॉजी हमारे देश में, आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारी आजादी का, लेकिन 50 के दशक में ही हमारे देश में विकास का मुद्दा जिस तरह से अहमियत लेकर आया था, क्योंकि गरीबी थी, लोग लिटरेट भी नहीं थे, और इस भयानक गरीबी को जूझने के लिए हमें एक प्लान्ड एफर्ट करना चाहिए था, पूरा देश, इतना बड़ा देश। और ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्हें इसलिए आज भी भारत में भारत सरकार ये कहती है कि आपको ना ही सिर्फ एडमिन करना है लोगों को, आपको परिवर्तन लाना है, और बिल्कुल गांव देहात में बसे हुए लोगों को लेकर विकास की गंगा तक पहुंचना है, और दूसरी तरफ भगीरथ बन के विकास की गंगा आपको छोटे छोटे गांव कस्बों में ले आनी है। तो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दुतरफा जो है वो रोल करता है। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि भारत के संविधानकर्ताओं ने और हमारे आज तक के सारे प्रधानमंत्री और मंत्रीगणों ने शायद मैक्स वेबर पढ़ी है। वेबर कहते हैं कि अगर सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही डिसीजंस करेंगे तो वो एक तरफा हो सकते हैं, और अगर सिर्फ एक्सपर्ट्स डिसीजन करेंगे, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करेगी वो भी एक तरफा हो जाएगा। तो हर क्षेत्र में मैं मानती हूँ कि समाजशास्त्र का एक आपके लिए बड़ा सा उपलब्धि का रास्ता खोलना उस जैसा काम है, और एक कुंजी है समाजशास्त्र का ज्ञान जो आपको समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपकी भागीदारी और आपकी संवेदनशीलता का एहसास हमेशा देती रहती है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। मेरा ख्याल है कि अब हम फैक्ट फाइल सुन लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और इस बार का विषय भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ऑल अबाउट मिलेट्स। प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही जब बोला तो सभी को इसकी वैल्यू नजर आई। तो आइए सुनते हैं। विनीता जी, मैं इसमें और एक जोड़ूंगी। महाराष्ट्र सदियों से मिलेट प्रोडक्शन यहाँ का बहुत अच्छा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण के आते हुए थोड़ा वो कम होता जा रहा है, लेकिन आजकल महाराष्ट्र में ये एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव भी है कि मिलेट खाएं। तो बस सुनते हैं हम लोग, और इसे पेश करेंगी कविता आत्रेय। बाजरा एक प्रकार का अनाज है जो घास परिवार पोएसी का एक हिस्सा है। इस छोटे गोल साबुत अनाज को खासकर एशिया और अफ्रीका में उगाया जाता है। बाजरा कई प्रकार के होते हैं, हालांकि सबसे आम किस्मों में फिंगर बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, पर्ल बाजरा, प्रोसो बाजरा, छोटा बाजरा और ज्वार बाजरा को शामिल करते हैं। बाजरा पोषण से भरपूर है, इसलिए कई आहार विशेषज्ञ यानी कि डाइटिशियन इसे नाश्ता में शामिल करने की सलाह देते हैं। बाजरा में सूक्ष्म पोषक तत्व
जैसे लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाजरा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला अनाज है। इसमें रोल्ड ओट्स की तरह फाइबर भी है। बाजरा में प्रीबायोटिक भी होता है जो माइक्रोबायोम में प्रोबायोटिक के विकास में मदद करता है। जैसे कि एक व्यक्ति प्रोटीन और प्रोटीन के स्तर में सुधार करने के लिए बाजरा का सेवन करता है, जो अंततः हृदय के ऊतकों की रक्षा करने में मदद करता है। बाजरा के लाभों में से एक ये भी है कि इसमें अमीनो एसिड यानी ट्रिप्टोफैन की उच्च मात्रा होती है, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब अगर हम पर्यावरण से संबंधित बात करें तो बाजरे का उत्पादन पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसलें हैं। फलस्वरूप वे हमारे पहले से ही कम हो रहे जल संसाधनों पर दबाव नहीं डालते। इसके अतिरिक्त ये अनाज फसलें कीट को आकर्षित नहीं करती हैं और कीटनाशकों के बिना पूरी तरह से अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं। थैंक यू कविता। हमारा अगला सवाल है। मेरा नाम चित्रा है, मैं आगरा मथुरा से बोल रही हूँ और मैं एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ, कृपया बताएं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समाज शास्त्र की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पहली तो चीज मैं ये कहूंगी कि मैं कौन हूँ, इसका अंदाजा लगाना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी का पहला हमारा कदम है। मैं कौन हूँ, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है, इसका एक अच्छा सा ब्यौरा अपने पास हमने लिखना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन करके ही हमने शुरुआत करनी चाहिए। Secondly, I would say everyday critical reading of newspapers is very important. Okay. And when I say critical reading, तो आप समझ लीजिए कि समाजशास्त्री समाज में रहता तो है, लेकिन वो किसी योगी की तरह समाज से इन्फ्लुएंस नहीं जल्दी से हो जाता। हमें कहीं एक बर्ड्स आई व्यू लेने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हम जब कलेक्टर बन जाएंगे या बैंक ऑफिसर हो जाएंगे या कहीं हम क्षेत्रीय विकास अधिकारी बन के किसी ब्लॉक में जाएंगे, तो हमें ये आदत होनी चाहिए कि हम एक तरीके से कभी इन्फ्लुएंस ना हो, बहाव में ना आ जाए। और इसलिए ये आदत डालना कि बर्ड्स आई व्यू लेके एक बैलेंस्ड व्यू ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक रियलिटी लाना, ये इम्पोर्टेंट है। एंड फॉर दिस आई वुड एडवाइज नेवर रीड वन बुक, ऑलवेज रीड काउंटर व्यू पॉइंट्स एंड देन अराइव एट अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दैट यू विल मेक इन योर ओन नोट्स। सो मैं ये जरूर कहूंगी छात्रों को कि अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाएं, जिसमें एक्स ने क्या कहा, वाई ने क्या कहा, और मुझे ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद क्या लगता है। बिकॉज किसी भी अधिकारी व्यक्ति के लिए खुद का एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे विश्वास है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर द पेपर्स, they'll be very very happy and benefited। तो आपका इतना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकालना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये अवसर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हम अपने श्रोताओं से बता दें कि हमारा समय अब यहाँ पर आगे इजाजत नहीं देता कि हम बातें करें, लेकिन हम आपको ये बता दें कि हमारा अगला विषय होगा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी संबंधित जो भी सवाल हैं आप जल्द से जल्द हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है abhyas.airnews@gmail.com। तो अब मुझे यानी विनीता को और हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर श्रुति तांबे को दे इजाजत। नमस्कार।